दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। स्टेट PCS का कर रहे हैं, BPSC का करेंगे। ठीक है, 63rd BPSC का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं और फुल लेंथ भी कर रहे हैं, ताकि सारे सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन होता चले। और ये जो BCS का क्वेश्चन है वो अन्य स्टेट के लिए भी उपयोगी रहेंगे। ठीक है, स्टेट PCS के लिए और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ठीक है, जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए भी, या अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, या फिर जिस जगह भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 63rd BPSC का पेपर है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन थी। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन थी। ठीक है, ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ठीक है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो है पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है रस्ट बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है सैंटोस को। ठीक है, सैंटोस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इनमें से निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे न्यू वाला वन स्थिति रिपोर्ट हम लोग करेंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी पेपर देने जाते हैं तो वन स्थिति रिपोर्ट जो रिसेंट वाला 2023 वाला आया होगा ना, तो उसका देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी करंट से वो होता है तो उसको देख करके ही जाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का उत्पादन कितना है? तो उस समय लगभग जल विद्युत का उत्पादन लगभग 13% के आसपास था। ठीक है, उस समय जिस समय क्वेश्चन पूछे गए थे तो उस समय 13.2% के बराबर था उस समय। ठीक है, अभी लेकिन करंट देखना पड़ेगा, इसमें ई हो जाएगा, नहीं 13.2 तो ई हो जाएगा। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो ये 1921 का जो जनगणना वर्ष है डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में
तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई थी, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 1921 का। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई थी, जिसके कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था। जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आरंभ हुई। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष रेगुलर कब से होने लगा? 1881 से। और सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में हुई थी। आगे देखते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं कोयम्बटूर में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं? तो कोयम्बटूर में हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है केरल। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? हल्दिया से इलाहाबाद में, हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद को, हल्दिया को इलाहाबाद से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। हल्दिया को इलाहाबाद से मतलब कि हल्दिया को प्रयागराज से, इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक का यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी के तंत्र के अंतर्गत है। इस जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो खेतरी बेल्ट है वो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। खेतरी बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए राजस्थान का, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खेतरी खान सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो वो था अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की स्थापना
1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने की थी। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने कुल 132 सिफारिशें दी। इसमें कुल प्रमुख सिफारिशों में न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इनमें से सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य सूची में आती है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में। काफी बार रिपीट होता है पंचायती राज संस्था से। किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो इनमें से सभी राज्यों को 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में दिया गया है। बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य या किन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो इन सभी राज्यों में, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सभी में। डी आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो कहाँ पेश किया जा सकता है धन विधेयक? तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है धन विधेयक। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ? तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है धन विधेयक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है और 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक है, अन्यथा वह राज्यसभा से पारित समझा जाएगा। ठीक है, सिर्फ राज्यसभा को ये 14 दिन ही रोक सकता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को। और पेश कहाँ किया जाता है? तो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान की प्रकृति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफी बार पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय है, मतलब दिखती है संघीय, लेकिन भावना में एकात्मक है। ठीक है, प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का पदेना अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेना अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेना अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेना सभापति होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार, मतलब जवाबदेह होता है, और प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है।
भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का नेता होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। लॉर्ड मार्ले ने सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में कहा है, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। ध्यान रखेंगे। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 25 वर्ष अगर होगा तो लोकसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। और 30 वर्ष में 30 वर्ष होता है किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम अगर 25 वर्ष भी है तो लोकसभा से चुन करके और संसद में जा सकते हैं। तो इसका मतलब संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष, 65 ईयर्स। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, परंतु न्यायाधीशों की आयु के संदर्भ में संसद नए कानून बना सकेगी। ठीक है, कोई भी न्यायाधीश कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्न अर्हताएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्या अर्हता है? तो देखिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, मतलब कि नियुक्त राष्ट्रपति क्या बोलते हैं उसको, न्यायाधीश बनाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है। तो बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र ही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि आंकड़ा इसका ठीक से अगर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, यही असंगठित क्षेत्र ही भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, जो कि नाबार्ड बोला जाता है। ठीक है, नाबार्ड, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, इसी को नाबार्ड बोलते हैं। यही है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम। ठीक है, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक मतलब कि नाबार्ड। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाज्योग्य
शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग क्या है? तो 42% है। ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाज्य योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग क्या है? तो 42%। और 15वें वित्त आयोग में कितना था? तो 41%। ठीक है, राज्यों का भाग। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, तब 1% कट कर दिया गया था और राज्यों का हिस्सा 41% रह गया था 15वें वित्त आयोग में। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को थोड़ा। और 14वें में कितना राज्यों के लिए रखा गया था? तो 42% रखा गया था। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में उच्चतम है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? अभी संजय मल्होत्रा है? ध्यान नहीं आ रहा है? ठीक है, देख लेंगे आप लोग। अभी वर्तमान में जो होंगे वही, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो उस हिसाब से आप आंसर देंगे। इनमें से तो कोई नहीं है अभी। ठीक है, तो ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर देते हैं तो उस समय जो वर्तमान वो होते हैं, तो करंट का ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है। उसी को बोला जाता है सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार तो 1 हेक्टेयर से कम होता है, वही सीमांत किसान बोला जाता है। ठीक है, सीमांत किसान से तात्पर्य देश के उन किसानों से है जिनकी कृषि जोत का आकार अर्थात कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो। ठीक है, तो वही सीमांत किसान बोला जाता है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में इनमें सम्मिलित क्या नहीं है? तो वैश्वीकरण में इनमें सम्मिलित नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश इसमें वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से लागू हुआ है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ था, 2005 से। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय। इसी ट्रिम्स का मतलब है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।